हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज मैं पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जो अभी अभी फ़िलहाल हाल में करंट में चर्चा में है। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको वो कहावत बिल्कुल सही लगने लगेगी कि आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन क्या होती है। तो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों से बस यही कहूँगा कि प्लीज़ इसको पढ़िए टॉपिक को। इससे आपका सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ही नहीं तैयार होगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके 7 से लेकर के 8 जो हैं वो आपके आर्टिकल भी तैयार हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और इसमें हम लोग इतनी इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं कि आपको यही लगेगा कि हम लोग कोई स्टोरी ही इसमें पढ़ रहे हैं या स्टोरी को ही जान रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से और पूरी शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं इस पर बात करूंगा कि क्या है ये 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्यों ये लाया गया। लेकिन उसको हम लोग बिल्कुल बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इसके रीज़न जानेंगे कि आखिरकार ये हुआ क्यों है, या इसको हम लोग ये जानेंगे कि ये सबसे पहले क्यों शुरू हुआ या इसका रीज़न क्या था शुरू होने का। फिर उसके बाद में कि अब इस समय क्या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, कैसे मतलब क्या रीज़न इसके लिए उत्पन्न हुआ और कैसे इसमें प्रॉब्लम शुरू हुई। और लास्ट में हम लोग इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे कि अब जो ये सॉल्यूशन आया है वो क्या है। तो बिना देरी के हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ मैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले क्यों ये लाया जा रहा है, इसकी हम लोग पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई है तो उसको हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों के जो इससे पहले सामाजिक अधिकारिता मंत्री जो थे वो कौन थे, थावरचंद गहलोत जी थे। ठीक है, जो इस समय क्या है कर्नाटक के उपराज्यपाल हैं। तो इनके समय में क्या था, ये सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय में थे। तो इन्होंने क्या किया था, इनके समय में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसको नाम क्या दिया गया था, 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और जो क्या हो गया था, पारित हो गया था। तो ये क्या कहलाया था, 102वां संविधान संशोधन कहलाया था। आप लोगों ने अभी हाल ही में पढ़ा होगा। इसके तहत आप लोगों को हर कोई यही बताता होगा कि इसमें जो हुई थी वो मेन चीज़ क्या हुई थी, 3 काम हुए थे, 2 काम हुए थे। ठीक है, लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसमें सिर्फ 2 काम नहीं हुए थे, इसमें जो हुए थे वो 3 काम हुए थे आपके। और क्या क्या काम हुए थे जिन्होंने इस पूरी समस्या को खड़ा कर दिया, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि 338 बी जो थी धारा थी, इसके अंदर आती थी कितनी धाराएं, 9 धाराएं आती थी। कितनी धारा आती हैं, 9 धारा आती थी। और इसके अंतर्गत इन्होंने जो 338 बी था, इसके अंतर्गत इन्होंने एनसीबीसी संस्था थी, इसको क्या दे दिया था, इन्होंने संवैधानिक दर्जा दे दिया था। अब ये एनसीबीसी क्या होती है, तो एनसीबीसी का मतलब है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इन्होंने क्या दे दिया था, संवैधानिक दर्जा दे दिया था। ठीक है, अभी तो हाल में मैं बात बता रहा हूँ क्या हुआ था इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कहाँ से प्रॉब्लम उठना शुरू हुई। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या की थी, आप सभी लोगों को पता है 342A जो ये आर्टिकल आया था, 342A आर्टिकल ये जोड़ा गया। इसके तहत इन्होंने क्या किया था, 2 धाराएं इसमें जोड़ दी थी। अब 2 धाराएं क्या जोड़ी थी, सबसे पहले इन्होंने बात ये कही थी कि अगर संघ सरकार की कोई भी नौकरियां हैं, याद रखिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी नौकरियां हैं तो उसमें कौन सी जाति पिछड़े वर्ग में आएगी, यानी कौन सी जाति ओबीसी में आएगी, इसकी अधिसूचना कौन जारी करेगा, कौन ओबीसी में रहेगा या कौन नहीं रहेगा, इसकी अधिसूचना जो है वो हमारे प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जारी करेंगे। यानी राष्ट्रपति जो अधिसूचना जारी कर देंगे उसी के आधार पर हमारी ओबीसी की जातियों का निर्धारण कर दिया जाएगा। फिर दूसरा इसी में पॉइंट क्या आया कि जो राज्य सरकारें हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट है, इनको अगर किसी भी जाति को पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी में करना है तो ये लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सूचना किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। राज्यपाल को देंगे और फिर राज्यपाल जब ये चीज़ प्रेसिडेंट को बताएगा
तब राज्यपाल के कहने पर प्रेसिडेंट इस पर अधिसूचना जारी करेगा। यानी उसको कौन सी जाति को करना है या नहीं करना, चाहे वो सेंट्रल की बात हो चाहे वो स्टेट की बात हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अंतिम निर्णय जो था वो प्रेसिडेंट के ही हाथों में यानी राष्ट्रपति के ही हाथों में आ गया था। ठीक है, तो यहीं से आप लोगों को दिक्कतें समझ में आने लगी होंगी कि अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का तो चलो ठीक है, प्रेसिडेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से देखिए स्टेट गवर्नमेंट का जो है अधिकार वो भी एक तरीके से उठा करके प्रेसिडेंट यानी सेंट्रल में ही दे दिया गया है। तो आप लोगों को अभी से ये चीज़ पता चलने लगी होगी कि क्या है कि विवाद की जड़ मेन चीज़। और उसके बाद में एक और धारा थी जो आप लोगों ने शायद पढ़ी हो, यानी 366 में 26C, ये एक जो थी, ये एक नई धारा जो थी वो जोड़ी गई थी। और इसके तहत क्या कहा गया था कि इसके तहत ये कहा गया था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के वही लोग ओबीसी में आएंगे जो किसके अंतर्गत परिभाषित हैं, इसकी धारा 342A की धारा 1 और 2 के अंतर्गत जो भी परिभाषित हैं वही केवल ओबीसी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई संविधान संशोधन होता है तो ऐसा नहीं कि किसी एक आर्टिकल से ही पूरा हो जाए, ये तीनों आर्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब तो आपने ये जान लिया कि इन तीनों में था क्या। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कारण है, किस वजह से क्या हुआ कि ये विवाद होना धीरे धीरे शुरू हुए। तो चलिए इसको भी जानते हैं। तो अभी आप लोगों ने देख लिया क्या कि 102वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या हो गई थी, 3 धाराएं जोड़ ली गई थी। सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई थी, 338B जोड़ी गई, फिर उसके बाद में 342A जोड़ा गया, और यहाँ पर जो था वो 366 में 26 का और C ऐड कर दिया गया। सॉरी, ये शायद कुछ उसमें हो गया। ठीक है, तो ये तीनों आपको पता चल गई कि ये 3 धाराएं जो थी वो जोड़ दी गई। ठीक है, अब इनमें समस्या कहाँ पे आती है, तो प्रॉब्लम की हम लोग बात सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या हुई कि सबसे पहले जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया ही था तो सबसे पहले संसद में क्या हुआ था, इस चीज़ का बहुत ही भारी विरोध हुआ था। संसद में विरोध क्या हुआ, उन्होंने कहने लगे कि जब भाई आप सेंट्रल की भी कोई भी ओबीसी जो है वो केंद्र ही निर्धारित करेगा और राज्य की भी ओबीसी केंद्र ही निर्धारित करेगा तो हमारे पास तो कोई काम ही नहीं बचा, हम तो जो काम करते थे वो आपने हमारा काम छीन लिया। और कहीं ना कहीं ये चीज़ सत्य भी थी, क्योंकि अगर मान लीजिए ओबीसी का निर्धारण यहाँ पे भी राष्ट्रपति करेगा और यहाँ पर भी राष्ट्रपति करेगा तो ये एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास में पूरी शक्ति थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी तो उस स्टेट को में उस जाति को ओबीसी में करती या ना करती, तो ये एक तरीके से बड़ा मुद्दा बन गया था इसमें बहस का। दूसरी बात इसमें क्या हुई, जो सबसे मेन चीज़ बात हुई, लेकिन उस समय ये क्यों पारित हो गया था, क्योंकि थावरचंद गहलोत जो थे वो उन्होंने ये कहा था कि आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सेंट्रल अपनी अलग ओबीसी पॉलिसी बनाएगा, स्टेट अपनी अलग पॉलिसी बनाएगा, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ऐसा ही चलता भी आया, किसी ने किसी के में हस्तक्षेप नहीं किया। तो जब किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया तो ऐसी क्या बात हो गई जिस वजह से ये बिल लाने की ज़रूरत पड़ी, तो उस पर भी हम लोग बात करते हैं। अब क्या हुआ, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि महाराष्ट्र की आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, जहाँ पर क्या हुआ था, मराठा आरक्षण की बात चली थी। ये मराठा आरक्षण की बात चली थी और इस मराठा आरक्षण में जो आरक्षण था वो 50% की सीमा को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। तो ये जब मामला आया तो इसमें क्या हुआ कि जब ये मामला गया कहाँ पर, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, मतलब कहते हैं ना कि एक बेंच बनानी पड़ती है जिसमें कोई रिटायर्ड जज होना चाहिए, तो उस जज के में इन्होंने क्या बनाई, रिपोर्ट बनाई। और ये जो रिपोर्ट थी ये इन्होंने क्या की, बम्बई हाई कोर्ट में, यानी बम्बई हाई कोर्ट जो था, बॉम्बे हाई कोर्ट, वहाँ पर क्या की इन्होंने पेश कर दी। तो जब बम्बई हाई कोर्ट ने ये देखा कि हाँ एक कमेटी बना करके इन्होंने ये पूरा निर्णय लिया है कि ये चीज़ जो है वो ओबीसी में है और उनको आरक्षण देना चाहते हैं, तो बम्बई सरकार ने कह दिया चलिए ठीक है, आपने जो ये रिपोर्ट बनाई है या आपने जिन लोगों को पिछड़ा वर्ग कहा है वो बात बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है, तो हम आपकी इस बात को क्या करते हैं, मान्य करते हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, अचानक से सुप्रीम कोर्ट में ये संज्ञान में बात गई और इस मामले को जाना गया किस नाम से, जय श्री लक्ष्मी नारायण। ठीक है, तो पूरा लिखते नहीं बनता है क्योंकि ये वैसा है, लक्ष्मी नारायण केस गया नारायण। ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, वर्सेस महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र
सरकार के विरोध में ये केस गया। अब इस केस में निर्णय क्या लिया गया, इसमें जब ये चीज़ इस पर जो थी वो 5 सदस्यों या 5 न्यायाधीशों की बेंच बैठी और उसने क्या किया, 3:2 से अपना निर्णय दिया। मतलब 3 लोगों ने क्या कहा, इसको असंवैधानिक घोषित किया, कहा कि ये संविधान के ढांचे के विपरीत है, और 2 ने इसको क्या किया, संवैधानिक घोषित किया। तो जिसका निर्णय ज़्यादा होता है उसी की बात मानी जाती है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो महाराष्ट्र में जो ये आरक्षण दिया गया था, इसको असंवैधानिक मान करके और सिरे से ही क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया, क्योंकि अभी अभी तो इन्होंने निर्णय लिया था कि किसी भी स्टेट में अगर कोई भी ओबीसी में जाती है या आरक्षण देना पड़ेगा तो उसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल उस पर क्या देगा, अपनी सलाह देगा, और उसकी अधिसूचना जारी कौन करेगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ कौन जारी कर सकता है, राष्ट्रपति जारी कर सकता है। और राष्ट्रपति में ने इस मामले में कोई अधिसूचना जारी नहीं की, तो उस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको सिरे से क्या कर दिया, इस वाले आरक्षण को नकार दिया और कहा ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। तो अब आप लोग जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें कोई बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो क्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये गलत था? नहीं था, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो संविधान में लिखा है वो उसी की व्याख्या के अनुसार में क्या कर रहा है, अपना निर्णय दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही बात कही ये चीज़। तो इस पर क्या हुआ कि अब क्या हुआ, ये जो निर्णय आ गया, अब जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये कानून बनाया था तो राज्य सरकारों से सीधी सी ही बात कही थी कि आपका हक जो है वो कोई नहीं छीनेगा। तो अब भैया, अब ये लोग गुस्साने लगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। इन्होंने कहा तुमने तो जब कानून बनाया था तो सीधी बात तुमने कही थी हमसे कि हमारे हक नहीं छीने जाएंगे, तो ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ से क्या कर रहे हैं। तब क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रिव्यू पिटीशन डाली, ठीक है। इसी मामले में रिव्यू पिटीशन डाली और कहा गया कि आप लोग अपने निर्णय को क्या करिए, एक बार फिर से आप जांच लीजिए, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से कहा गया। तो इस पर क्या हुई कि इस पर फिर से विचार हुआ, और क्या हुआ, जुलाई के ही समय में, अभी जो है जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया हम तो देखो संविधान के रक्षक हैं और हम संविधान की व्याख्या करते, तो जो संविधान में लिखा है हमने तो वही सही किया है। अब भैया आपको जो करना हो कर लो, हमने तो अपना निर्णय जो दिया था वही बिल्कुल एकदम सही है और हम तो वही मानेंगे। अब क्या थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने ये चीज़ चुनौती बन गई थी कि अरे अब क्या हो रहा था कि इस तरीके से सभी लोग नाराज हो रहे थे। तो आप लोग जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, अगर वो पूरी बहुमत से सरकार है तो वो क्या करती है, किसी भी संविधान में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है इस चीज़ को लेकर के। तभी तो संशोधन की वजह से ही तो क्या कर सकती है, इसको सुधार सकती है। और संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, 368 की प्रक्रिया होती है। और 368वें संविधान सब जब प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उससे जो संशोधन होते हैं उन्हें क्या कहे जाते हैं, संविधान संशोधन कहा जाता है। और संविधान संशोधन करने से पहले जो बिल लाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो जो अभी बिल आया है वो है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया हुआ है। अगर ये एक्ट पूरी तरीके से पारित हो जाता है तो ये कौन सा संविधान संशोधन बन जाएगा, 105वां संविधान संशोधन जो है के रूप में ये पारित हो जाएगा। अभी तक 104 ही संविधान संशोधन हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि ये 127वें संविधान संशोधन जो लाए हैं, अधिनियम लाए हैं, इसमें ऐसा क्या बात कही गई है, कैसे सरकार ने जो है वो अपना पलड़ा जो है वो बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की है, अपने आप को कैसे बचाने के इन्होंने दिमाग लगाया है, तो ये भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात तो एक मैं ये बताना चाहता हूँ, अब आप लोगों का भी ये देखिए यही दिमाग खराब होने जा रहा है कि इसके तहत कोई भी आर्टिकल जो है वो संविधान में जोड़ा नहीं गया है, ठीक है। ये सबसे मेन बात हो गई, कोई भी आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। अरे जब आर्टिकल नहीं जोड़ा गया तो क्या किया गया, क्यों संविधान संशोधन हुआ, तो भैया केवल संविधान की क्या की गई है, जो भी संविधान का गलत मतलब ये समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको पूरी तरीके से स्पष्टीकरण उसकी करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम लोग सुप्रीम कोर्ट को ये समझा पाएँ कि हाँ राज्य सरकारों को अपना ओबीसी चुनने का अधिकार दिया गया है। तो इस पर मेन चीज़ ये पूरा का पूरा कानून है। तो इस पर सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा यही बनेगा कि ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है,
तो याद रखिएगा 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अगर ये पारित होता है तो कौन सा संविधान संशोधन होगा? 105th कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन यहाँ से हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, इसे पेश किसने किया है? तो इसे जो पेश किया है वो अभी टाइम, इस समय के जो प्रेजेंट टाइम के हम लोगों के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो हैं वीरेंद्र कुमार। तो इसे इन्होंने पेश किया है। अब सबसे पहले जानते हैं इस बिल के अंतर्गत है क्या, कैसे ये हर पूरे मामले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं किस पे, 127th पे बात करते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है, मेन चीज़ इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइटिंग पे कृपया ध्यान ना दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, मेन जो है वो तीनों संविधान संशोधन जो हैं वो इसमें लपेटे में आए हैं हमारे। वो कौन कौन से लपेटे में आए हैं? तो देखिए, सबसे पहला जो था उसकी पहले हम लोग बात करते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें क्या था मेन चीज़, एनसीबीसी की बात की गई थी। एनसीबीसी को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और हमने इसमें बताई थी 9 धाराएं थी। तो जो 9वीं धारा थी वो मेन इसमें क्या बन रही थी, प्रॉब्लम का कारण बन रही थी। क्यों प्रॉब्लम का कारण बन रही थी? क्योंकि 9वीं धारा में ये लगा था कि अगर राज्य सरकार जो है वो किसी भी ओबीसी को जाति को अगर ओबीसी में लाना चाहती है तो वो सबसे पहले क्या करेगी, इनसे चर्चा करेगी, इनसे मतलब वाद विवाद करेगी और इनसे चर्चा करेगी। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से अपना पूरा का पूरा मतलब वो करेगी, बहस चर्चा करने के बाद में, और तब वो उस चीज़ को आगे राज्यपाल को सौंप पाएगी। तो भाई अगर कोई राज्य अपने हित में फैसले लेता है तो वो इनसे चर्चा क्यों करेगा? तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि इनसे चर्चा भाई क्यों की जाए, तुमसे चर्चा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि राज्य सरकारें बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। तो इसमें क्या किया गया है कि एक जो इसमें चीज़ लिख करके आई है, वो क्या लिख करके आया है, इसमें लिख करके आया है एक संशोधन की आर्टिकल 342(3) पर ये जो धारा है, धारा 9 है पर ये धारा जो है वो लागू नहीं होगी। अब कह दो कि सर आर्टिकल 342(3) तो था नहीं, फिर ये ऐसा क्यों जोड़ दिया गया कि आर्टिकल 342(3) पर ये धारा लागू नहीं? मतलब क्या हुआ कि जो 342(3) यहाँ पर मान लो होगा, जो 342(3) ये जो होगा उस पर ये 9वीं धारा लागू नहीं होगी। मतलब ये जो आर्टिकल होगा इसके अंतर्गत जो बात कही गई होगी उन्हें इनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है, एनसीबीसी से इन्हें कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है जो आर्टिकल 342(3) होगा, क्योंकि इस 342(3) पर जो ये 9वीं धारा थी ये लागू ही नहीं होती है। मतलब इसमें जो 9वीं धारा में लिखा है कि कोई भी जो जाति है वो ओबीसी में होने से पहले हमसे बहस करेगी, तो क्योंकि इन पर लागू नहीं होता तो वो 342(3) है वो क्या करेगा, इनसे बहस करेगा ही नहीं, वो जो भी कह देंगे वही चीज़ मान ली जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ इसके आगे, दूसरी चीज़ आप लोग समझिए। तो सबसे पहला तो पता चल गया क्या जोड़ा गया है, उन्होंने ये कह दिया कि जो ये था आर्टिकल 342(3) जो है, आर्टिकल 342(3) पर 9वीं धारा लागू नहीं, ठीक है, लागू नहीं होगी। तो अब तक हम लोगों को पता था इसमें 2 धाराएं थी। पहला क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई भी ओबीसी में होगा तो उसका अधिसूचना जारी कौन करेगा, वो राष्ट्रपति जारी करेगा, और स्टेट में जो होगा उसके लिए स्टेट की नौकरियों में वो भी अधिसूचना राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करेगा। अब इसी के नीचे एक स्पष्टीकरण आया है। स्पष्टीकरण में क्या लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण में लिखा हुआ है कि जो ये दोनों बात कही गई हैं, सेंट्रल और राज्य की जो नौकरियों की बात कही गई है, ये अलग अलग बातें ना होकर के दोनों एक हैं, और इन दोनों में जो भी राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है वो केवल और केवल किसके लिए, मतलब सेंट्रल के लिए ही प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें कोई भी राज्य की बात की ही नहीं गई है। ये दोनों जो बातें थी, ये दोनों बातें सिर्फ सेंट्रल की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो मतलब अब जो ये राज्य के लिए इन्हें करना पड़ रहा था राष्ट्रपति से परामर्श, तो वो भी अब किसके अंतर्गत आ गया, सेंट्रल के अंतर्गत आ गया। और राज्य की परिभाषा तो आपने पढ़ी है, उसमें तो पूरा देश आता है। फिर क्या किया, फिर इन्होंने जोड़ा क्या, इसी में एक धारा 342(3) जोड़ दी गई। क्या जोड़ दी गई, धारा 342(3) जोड़ी गई। और धारा 342(3) में इन्होंने क्या लिखा है, धारा 342(3) में लिखा है कि चाहे कोई भी स्टेट हो,
ध्यान से पढ़िएगा, चाहे कोई भी स्टेट हो, साथ ही साथ यूटी हो। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टेट और यूटी दोनों की बात इन्होंने की है। यूटी की जितनी भी राज्य सरकारें होंगी वो स्वयं तय करेंगी, किसको? ओबीसी को तय करेंगी। और इस चीज़ पर कौन सी धारा लागू नहीं होगी? ये 9वीं धारा लागू नहीं होगी। मतलब जब स्टेट और यूटी तय करेंगी ओबीसी को, तो उन्हें एनसीबीसी से किसी भी तरीके की कोई वाद विवाद या चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए एक में क्या किया गया है? बचाव किया गया और उसी के आधार पर दूसरी धारा जो है वो जोड़ दी गई। लेकिन अब बात कहेंगे इसमें 366 का क्या रोल है? तो भाई 366 का तो सबसे मेन रोल है। 366 क्या कर रहा था? ओबीसी की कास्ट जातियों को बता रहा था कि हाँ आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग कौन सा है। तो इसमें क्या किया गया? सबसे पहले एक चीज़ इसमें एक स्पष्टीकरण के रूप में लिखी गई है, स्पष्टीकरण के रूप में आया है। अब स्पष्टीकरण के रूप में किसमें आया है? 366 में क्या आया हुआ है? एक ही चीज़ आई है कि राज्य अलग, मतलब राज्यों में जो ओबीसी है वो अलग होगी। ठीक है, और केंद्र के लिए जितना जो भी ओबीसी होगी वो अलग होगी। ठीक है, ओबीसी जातियां अलग होंगी और राज्य के लिए ओबीसी जातियां अलग होंगी। तो देखिए तीनों के तीनों इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। तो क्या हो गया कि जो केंद्र में पूरी तरीके से राष्ट्रपति के हाथ में पावर चली गई थी, वो भी उठा करके इन्होंने किनको दे दी है? राज्य सरकारों को अपनी स्वायत्ता दे दी है। दूसरी चीज़, जितनी भी ये जातियों का निर्धारण था वो पूरा का पूरा इन्होंने यहीं पर कर दिया है कि हाँ राज्यों की अलग ओबीसी होंगी जातियाँ, और केंद्र सरकार जो अपनी तय करेंगी वो केवल और केवल किसकी अधिसूचना पर करेंगे? राष्ट्रपति की अधिसूचना पर करेंगी। तो आप लोगों ने देखा, आप लोगों का भी दिमाग चकरा गया होगा। मतलब पहले खुद ही गलती करते हैं, क्या करके? 102वां संविधान संशोधन करके गलती करते हैं, और बाद में वही कुल्हाड़ी जो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर जब कुल्हाड़ी या चाबुक चलाता है, तब ये बिल खा करके क्या करते हैं? अब 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं, और तब जा करके ये इसकी सही व्याख्या करते हैं। अरे भैया पहले ही सही व्याख्या कर लिए होते तो आज एक की क्या जरूरत पड़ती? हम लोगन के लिए 105वां संविधान संशोधन तुम लाई के तैयार कर दिए हो, ऐसे कितना कम पढ़ना पड़ता है हैं? और लॉन्डन को और तुम मार दो यही कर करके। तो भाई लोग यही था अपना संविधान संशोधन 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आई होप आप लोगों को, सभी लोगों को समझ में आया हो। अगर आप लोगों को लगा हो कि हमने आप लोगों के लिए कुछ मेहनत की है, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मस्त और इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी लोग अपना और अपने परिवार लोगों का ख्याल रखिए।